तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ना पढ़ लिया था, मैचुरेशन ऑफ सेल वगैरह हमने सारा कंप्लीट कर लिया था। नाउ अब हम देखते हैं कि भाई आरबीसी के अंदर हमने क्या बोला था। हमने बोला था कि भाई आरबीसी के अंदर क्या होता है। हमने बोला आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ये हमारा क्या है, ये हमारा है आरबीसी। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का क्या काम था, हीमोग्लोबिन का काम था कि जो अंदर ऑक्सीजन है, जो अंदर कह रहा हूँ, जो ऑक्सीजन है उसके साथ बाइंड करना और ऑक्सीजन को कहाँ ट्रांसफर करना, सेल के पास, राइट। अब बारी आती है भाई कि हीमोग्लोबिन बना कैसे और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये तो हमें पता होना चाहिए ना। तो इसी चीज को आगे करने के लिए सबसे पहले देखो क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। क्या लिखा है, हीमोग्लोबिन क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। सबसे पहली बात आपको ये जरूर याद रखनी है कि ये एक प्रोटीन है। नाउ ये क्या कंसिस्ट करता है, ग्लोबिन और आयरन पार्ट। देखो यहां से आपको नाम से इसको पता लग जाएगा, जैसे कि हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीम अलग है, ग्लोबिन अलग है। ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। हीम क्या है, हीम ना आयरन होता है ना, आयरन, उसको भी हम हीम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आयरन और प्रोटीन, इन दोनों चीजें जो मिलके बनी है वो है हीमोग्लोबिन। नाउ यहीं पे यहाँ पे ये लिखा है, ये क्या कंसिस्ट करता है, एक कंसिस्ट करता है ग्लोबिन पार्ट और एक करता है आयरन कंसिस्टिंग पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, हीम कहते हैं। और ये सिंथेसाइज कहाँ होता है, ये सिंथेसाइज होता है जो एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स क्या बताया था मैंने लास्ट टाइम, एरिथ्रोसाइट्स होती है आरबीसी। जब आरबीसी सिंथेसाइज डेवलप हो रही होती है ना, तब क्या बनता है उसके अंदर, हीमोग्लोबिन, राइट। Now, hemoglobin is mature erythrocytes combine with oxygen to form oxyhemoglobin। अभी देखो मैंने आपको बताया कि ना ये हीमोग्लोबिन है भाई। अगर मैं हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन और जोड़ दूंगा, ऑक्सीजन भी अटैच कर दी, तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन का ऑक्सी और हीमोग्लोबिन का हीमोग्लोबिन, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना भाई जब ये जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है ना, जब ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। तो जब यहाँ पे ये लिखा है कि जब भी जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, हीमोग्लोबिन। और वो क्या करेगा, गिविंग आर्टेरियल ब्लड इट्स कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर। और वो हीमोग्लोबिन ही क्या देता है, ब्लड का जो लाल कलर होता है ना, वो बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन ही होता है। इन दिस वे द बल्क ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब फ्रॉम द लंग्स ट्रांसपोर्टेड अराउंड द बॉडी टू मेंटेन अ कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई। यहाँ पे क्या लिखा है भाई, यहाँ पे लिखा है कि, एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि इन दिस वे द बल्क ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब फ्रॉम द लंग्स इज ट्रांसपोर्टेड अराउंड द बॉडी टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई। अब ना एक बार आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कैसे हुआ। ये हमारा है, ये माउथ है हमारा, ठीक है। माउथ से यहाँ पे ए ऑक्सीजन है एयर में, इसने क्या लिया, ऑक्सीजन को इनहेल किया। इनहेल करने के बाद वो कहाँ गई, वो गई हमारे लंग्स के पास। ठीक है, लंग्स के पास गई, लंग्स में ऑक्सीजन अंदर चली गई। लंग्स के पास होते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, लंग्स के पास क्या है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ऐसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंच गई और यहाँ से हमारा एल्वियोलाई क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। तो एल्वियोलाई क्या करता है, ऑक्सीजन को एक्सचेंज करता है CO2 से, ऑक्सीजन दे देता है और हमारी बॉडी का जो CO2 होता है वो ले लेता है। अब बात ये आती है कि भाई आपने बताया कि ऑक्सीजन तो ले लेता है, लेकिन ऑक्सीजन लेने के लिए कुछ ना कुछ तो होता होगा ना। तो ऑक्सीजन लेने के लिए हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन, जो अभी के अभी हमारे पास बना था ना हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन हमारा, एक मिनट, हाँ, वो हीमोग्लोबिन हमारा O2 के साथ अटैच होगा और वो जो O2 है ना, वो O2 आगे जाकर सेल के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, O2 दे देगा, CO2 ले लेगा, ये होता है। नाउ hemoglobin is also involved to a lesser extent in the transport of carbon dioxide from the body cells to lungs for excretion। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो कम एक्सटेंट में यूज इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ये माना जाता है कि जो हीमो ऑक्सीजन की सप्लाई करने में ना हीमोग्लोबिन उतना ज्यादा आगे रहता है जितना CO2 को वापस ले जाने में नहीं रहता। मतलब कि अगर 10 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं
5 या 4 मॉलिक्यूल CO2 के ट्रांसपोर्ट कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे देखा है हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो इन्वॉल्व टू अ लेसर एक्सटेंट, कम एक्सटेंट पर वो ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ईच हीमोग्लोबिन कंटेन 4 एटम्स ऑफ आयरन। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है याद करनी कि हीमोग्लोबिन की 4 ही एटम होते हैं और इसके पास 4 ही चेन होती है, राइट। कितने, और सबसे पहली बात कि जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन होंगे उतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन वो पकड़ पाएगा। यहाँ पे 4 एटम्स है आयरन के, तो मतलब एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को पकड़ सकता है। तो यहाँ पे 4 एटम, यहाँ पे क्या है 4 आयरन है, 4 ही इसकी 4 ही चेन होती है इसके पास, और 4 ही ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। तो यहाँ पे आप 4 नंबर जरूर याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन इज सेड टू बी सैचुरेटेड व्हेन ऑल इट्स अवेलेबल बाइंडिंग साइट्स फॉर ऑक्सीजन आर फिल्ड। हीमोग्लोबिन को हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कब कहेंगे? व्हाट इज सैचुरेशन? हम कहते हैं ना भाई अब तो मेरी सैचुरेशन हो गई। सैचुरेशन क्यों हो गई? एक ग्राफ के तौर पे समझाता हूँ, ठीक है। ये ग्राफ यहाँ पे गया वापस आ गया, ये ग्राफ यहाँ पे गया वापस आ गया, ये ग्राफ यहाँ पे गया वापस आ गया। ये जो पॉइंट है ना यहाँ तक ही ये मैक्सिमम जा पा रहा है। ये 3 पॉइंट है ना, ये इसके मैक्सिमम पॉइंट है। मान लो कोई आदमी है, वो ये टाइम है, यहाँ पे टाइम है, इस तरफ क्या है टाइम है, और यहाँ पर क्या है डेज है। मान लो ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, वेडनेसडे। एक आदमी मंडे को क्या करता है 10 घंटे काम कर लेता है, वही आदमी ट्यूसडे को क्या कितना काम करता है सिर्फ 8 घंटे कर पाता है, वही आदमी वेडनेसडे को कितना करता है 10 घंटे कर पाता है। मतलब कि ये कहा जाएगा कि वो आदमी 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। 10 घंटे पे क्या होती है उसकी सैचुरेशन हो जाती है। मतलब कि सैचुरेशन वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर जो कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल है उससे ऊपर नहीं जा सकता। तो हमने यहाँ पे ये बोला हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड, मतलब हीमोग्लोबिन 4 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को कैरी नहीं कर सकता, और जब वो 4 मॉलिक्यूल्स कैरी करता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो सैचुरेटेड स्टेट में आ गया, राइट। नाउ व्हेन ऑक्सीजन लेवल्स आर लो, जब ऑक्सीजन के लेवल कम होते हैं तो हीमोग्लोबिन क्या होता है पार्शली सैचुरेट होता है। पार्शली सैचुरेट मतलब भाई मॉलिक्यूल्स है कम और हीमोग्लोबिन तो उतने ही है। अब मान लो हीमोग्लोबिन तो उतने ही जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है 4 ऑक्सीजन पकड़ने की जगह हीमोग्लोबिन 3 ही पकड़ पा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ही कम आ रही है। तो उसे हम क्या कहेंगे पार्शियल सैचुरेशन, ठीक है, जिसमें पूरे की पूरी उसकी एबिलिटी यूज नहीं हुई और सैचुरेशन में पूरी की पूरी एबिलिटी यूज हो गई। जैसे कि स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, आयरन 4 चेन्स बताई थी मैंने आपको कि 4 चेन्स होती है। यह है पहली चेन अल्फा, दूसरी चेन बीटा, फिर अल्फा। इसमें 2 बीटा चेन्स होती है, 2 ही अल्फा चेन्स होती है, और इनके बीच में क्या होता है आयरन मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। नाउ कंट्रोल ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या था? एरिथ्रो मीन्स आरबीसी। आरबीसी के बनाना तो ठीक है भाई, लेकिन आरबीसी कंट्रोल कौन करता है? तो आरबीसी कंट्रोल करता है हमारा टिश्यू। आरबीसी कौन कंट्रोल करता है? हमारा टिश्यू। नहीं, टिश्यू हमारा आरबीसी कंट्रोल नहीं करता। टिश्यू क्या है? टिश्यू एक मान लो जितने भी सेल्स है बॉडी के वो क्या बनाते हैं टिश्यू। अब टिश्यू क्या है भाई? टिश्यू तो काम कर रहा है। टिश्यू क्या है? मान लो कि टिश्यू एक वर्कर है। टिश्यू क्या है? वर्कर है। टिश्यू टिश्यू को भाई काम करना है, वो काम करना है तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, टिश्यू ने हाइपोक्सिया कंडीशन शो करती है। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोक्सिया? हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया होता है भाई कि कभी भी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं हाइपोक्सिया। अब टिश्यू में क्या हो गया, वर्कर को क्या हो गया भाई, वर्कर को मान लो कुछ भी बनाना है, उसके लिए उसको कॉटन चाहिए, ठीक है। वर्कर को क्या बनाना है, वर्कर को कुछ भी बनाना है तो उसको कॉटन चाहिए। अब कॉटन है ही नहीं, तो क्या करेगा टिश्यू? किसको बोलेगा भाई? टिश्यू तो ऑब्वियस बात है मालिक को ही बोलेगा। तो टिश्यू किसको बोलता है? टिश्यू बोलता है किडनी को, कि किडनी ऐसे ऐसे बात है कि भाई हमारे पास कॉटन खत्म हो गया है, और कॉटन की जगह यहाँ पे कौन है, हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई है, ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का इंतजाम करो। तो किडनी क्या करती है? किडनी एरिथ्रोपोइटिन को सिक्रीट करती है। एरिथ्रोपोइटिन मैंने आपको बताया था ना, ऊपर एक हार्मोन होता है। एरिथ्रोपोइटिन को किसमें सिक्रीट करती है? ब्लड के अंदर एरिथ्रोपोइटिन को सिक्रीट करती है। तो एरिथ्रोपोइटिन क्या करती है? बोन मैरो के अंदर, हमारा आरबीसी कहाँ बन रहे थे? बोन मैरो में। बोन मैरो में कौन से? रेड बोन मैरो में। जो बोन मैरो होता है ना, बोन मैरो में एरिथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस होता है, एरिथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस होता है उसको इनिशिएट करता है, बढ़ाता है, राइट।
और रेड ब्लड सेल नंबर क्या होते हैं, रेड। अब क्या हो रहा था, अब किडनी ने बोला एरिथ्रोपोइटिन को सिक्रीट कर दिया, एरिथ्रोपोइटिन कहाँ गया, बोन मैरो के पास गया। बोन मैरो को क्या बोला कि जल्दी जल्दी आरबीसी बनाओ, आरबीसी बॉडी में कम हो गए हैं। आरबीसी कम होने के कारण क्या हो गया, आरबीसी बॉडी के अंदर कम हो गया है। यहाँ पे ना हम ये नहीं, हम देखो दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये जो जनरेट हो रहा है टिश्यू हाइपोक्सिया, विटामिन में टिश्यू हाइपोक्सिया, टिश्यू हाइपोक्सिया मतलब कि भाई ऑक्सीजन की कमी हो गई है। या तो दूसरी चीज क्या हो सकती है, अगर आप कोई सामान लाने जा रहे हो, या तो सामान की कमी हो सकती है या लाने वाले की कमी हो सकती है। तो यहाँ पे दो चीज हो सकती है, या तो टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो गई, या फिर हमारे पास हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, तब जाके ये मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है ना, वो उसका ऑक्सीजन की कमी से बोला है। तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो किडनी ने बोला ज्यादा से ज्यादा आरबीसी को बनाओ। आरबीसी को क्यों बनाओ भाई, कमी तो ऑक्सीजन की हुई है तो ऑक्सीजन बनाओ ना। लेकिन हमारे हाथ में ऑक्सीजन बनाना नहीं है, हमारे हाथ में क्या है, आरबीसी बनाना। अगर मान लो चीज कम है और उठाने वाले उतने ही है, तो चीज तो कम ही आएगी। लेकिन अगर उठाने वाले ज्यादा हो जाए, अगर मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो कि मेरे पास यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, हीमोग्लोबिन के हैं, ठीक है। और ये 18 मॉलिक्यूल किसके हैं, O2 के हैं, राइट। अब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई, या तो भाई हमारी डिमांड जो है, हमें ऑक्सीजन मान लो पहले 5 चाहिए होती थी, लेकिन अब हमारी बॉडी 10 मांग रही है, चाहे हम एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो अब हमारी डिमांड बढ़ गई। लेकिन डिमांड तो चलो तुमने बढ़ा ली, लेकिन ऑक्सीजन के अभी भी 18 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन लाने वाले अभी भी 5 है। तो डिमांड को पूरा कौन करेगा। तो इसी कारण क्या होता है, जब टिश्यू हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारी किडनी एरिथ्रोपोइटिन को सिक्रीट करती है। एरिथ्रोपोइटिन ब्लड में जाते हैं और ब्लड में ट्रैवल करके वो कहाँ पहुंचता है, वो पहुंचता है बोन मैरो के पास। बोन मैरो को बोलता है कि भाई जल्दी जल्दी एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस स्टार्ट करो और आरबीसी बनाओ। अगर आरबीसी बनेंगे तो क्या बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा। और हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा जो ब्लड है वो कैरी करके बॉडी को दे पाएगा और बॉडी अपना फंक्शन कर पाएगी। यही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी लिखा हुआ है। नाउ कंट्रोल ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, यहाँ पे जितना ही मैंने लिखा है ना वैसे आपको बता देता हूँ। द नंबर ऑफ रेड सेल्स रिमेनली फेयरली कांस्टेंट, जो रेड ब्लड सेल्स होंगे उनका नंबर जो होता है ना वो कांस्टेंट रहता है। बिकॉज जितने ही नए बनते हैं, एक नॉर्मल स्टेट में बता रहा हूँ, नॉर्मल जब हमारी बॉडी होती है, कोई ऑक्सीजन की ज्यादा नीड नहीं है, कोई किसी चीज की नहीं है, तो जितने आरबीसी हमारे बनते हैं ना उतने ही आरबीसी हमारे खत्म भी होते हैं। और इसी कारण एक नॉर्मल स्टेट रहती है हमारी बॉडी में। और देखो यहाँ पे ना आपने ये देखा होगा, यहाँ पे ना ये नेगेटिव का साइन बना हुआ है। नेगेटिव का साइन क्यों बना हुआ है, अगर मान लो इंक्रीज ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिवर्स टिश्यू हाइपोक्सिया, अगर हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू हाइपोक्सिया कम हो गया बिकॉज आरबीसी ज्यादा बन गई, तो वो क्या करता है, फीडबैक भेजता है किडनी को, क्योंकि किडनी हमारा काम हो गया है, आप प्लीज एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करना बंद कर दो। तो वही काम होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जो यहाँ पे लिखा है ना नेगेटिव फीडबैक, मतलब कि बंद करने का फीडबैक जो होता है उसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। Now, this is due to homeostatic negative feedback mechanism. The primary stimulus to increase erythropoiesis hypoxia, जो स्टिमुलस था यहाँ पे, स्टिमुलस क्या था कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिस कारण ये सब मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ। ये सारा आप पढ़ सकते हैं नॉर्मल। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ अब भाई हम पढ़ रहे हैं कि भाई हमारा एरिथ्रोसाइट टूट गया, हमारा आरबीसी जो है वो ब्रेक हो गया। नाउ देखो आरबीसी जब हमारा ब्रेक हुआ उसके अंदर क्या था, हीमोग्लोबिन था। तो हीमोग्लोबिन जब हमारा ब्रेक हुआ, तो हीमोग्लोबिन में क्या क्या निकला, एक तो हीम वाला पार्ट निकला और एक ग्लोबिन वाला पार्ट निकला। मैंने आपको बताया ना कि इसमें हीमोग्लोबिन में क्या पार्ट होते हैं, हीमोग्लोबिन में दो पार्ट, एक होता है हीम पार्ट और एक होता है ग्लोबिन पार्ट। तो हीमोग्लोबिन में एक हीम पार्ट था और एक ग्लोबिन पार्ट था, राइट। नाउ जो हीम और ग्लोबिन पार्ट हमने बोला कि एक हीम पार्ट था एक हीमोग्लोबिन पार्ट था, तो हीम पार्ट अलग हो गया, ग्लोबिन पार्ट अलग हो गया। जब ये आरबीसी टूटा तो हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन जब टूटा तो क्या बना, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन किस में ब्रेक हुआ, ग्लोबिन क्या है, एक ग्लोबिन एक प्रोटीन है। प्रोटीन किससे बना होता है, अमाइनो एसिड से बना होता है। नाउ अमाइनो एसिड के दोबारा रीयूज हो जाते हैं। नाउ हीम वाला पार्ट कंसिस्ट करता है एक तो Fe3+ और एक बिलीवर्डिन, ठीक है। हीम वाला जो पार्ट है, आयरन वाला जो पार्ट है, वो कंसिस्ट क्या क्या करता है, वो कंसिस्ट करता है हमारा बिलीवर्डिन और Fe आयरन। क्या होता है यहाँ पे, जो बिलीवर्डिन है क्या है हमारा,
वैसे ना ये प्रोसेस ऐसे फर्दर रिस्पॉन्स में चला हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ये देखिए, हीम टूटा हमारा, ठीक है, ये थर्ड स्टेप बोला उन्होंने। वैसे जब हमारा हीम यहाँ पे आएगा ना, हीम टूट गया, हीम टूटने के बाद हमारा क्या होता है, यहाँ पे तो ग्लोबिन पार्ट टूटा, ग्लोबिन पार्ट से हमारा क्या बन गया, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड वो दोबारा यूज हो गए। जब हीम टूटा तो वहां से निकला ट्रांसफेर आयरन, जो हमने बोला था ना कि आयरन होता है, जो आयरन है ना वो कन्वर्ट होता है लीवर के अंदर, और ट्रांसफेरिन के साथ कंबाइन होके एरिथ्रोपोइसिस वाला जो प्रोसेस होता है ना उसके अंदर दोबारा यूज हो जाता है। हमें ना कोई भी चीज वेस्ट नहीं करनी, तो हमारे सबसे पहले आरबीसी था, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन टूटा तो एक ग्लोबिन पार्ट आया और एक हीम वाला पार्ट आया। ग्लोबिन पार्ट में से अमाइनो एसिड निकला, वो दोबारा यूज हो गए, और जो हीम वाला पार्ट था उसके अंदर से आयरन निकला, और आयरन किस में कन्वर्ट हो गया, फेरिटिन, वो फेरिटिन ये सब ना ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स और ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स वगैरह है थोड़े बहुत, जो कि हमारे Fe3, यहाँ पे आप देखो जो हमारा Fe3+ है, Fe3+ को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं किसके पास, बोन के पास। और बोन में क्या होता है, बोन मैरो होता है। बोन मैरो क्या काम करता है, एरिथ्रोपोइसिस का काम करता है, मतलब आरबीसी बनाने का काम करता है, राइट। एरिथ्रोपोइसिस का काम हो गया। अब क्या होगा, ये जो बिलीवर्डिन है, ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट है वो बिलीवर्डिन को किसमें, बिलीवर्डिन किसमें कन्वर्ट होगा, बिलीरुबिन में। और बिलीरुबिन कहाँ पे जाएगा, हमारे लीवर के पास जाएगा, और लीवर से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये सब कुछ काम करके यूरोग्लोबिन वगैरह बना के, ये सब फर्दर प्रोसेस है। आपको इतना सब कुछ याद नहीं करना, बस आपको ये याद करना है कि हमारा जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो वो कितने पार्ट में टूटता है और वो क्या क्या ट्रांसफर करता है। ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन वाला स्टेप भी थोड़ा एक्स्ट्रा है, बट स्टिल आप कर लोगे तो एक नॉर्मल रहेगा। आप यहाँ तक भी दिखा दोगे ना स्मॉल इंटेस्टाइन तक, तब भी इनफ ही है। नाउ डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट हमने ऊपर पढ़ लिया कि भाई डिस्ट्रक्शन होता कैसे है। नाउ आज हम लास्ट में हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड, एबीओ ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स होते क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारे ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं ना वो 3 तो नहीं, मतलब कि हो तो काफ़ी सकते हैं, लेकिन जो मेन मेन हम बोलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव को, रेसिस फैक्टर को ना मानते हुए, वो हम मानेंगे ए बी और ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, कितने हैं, 4 है टोटल। नाउ सबसे पहले ना ये हमारे आरबीसी है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये हमारे आरबीसी है, और आरबीसी के ऊपर क्या है, एंटीजन है। ठीक है, हमारे हर सेल, जो हमारे सेल्स है ना उनके ऊपर एक एंटीजन होता है। एंटीजन क्या बताता है, एंटीजन ये बताता है कि भाई ये मेरा सेल है और ये किसी और का सेल है। ठीक है, अब क्या होता है एंटीजन, यहाँ पे देखो आप, हाँ यहाँ पे देखो, देखो इसी चार्ट से ना आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ। हैव डिफरेंट टाइप इंडिविजुअल्स जो होते हैं हमारे, मतलब कि पीपल्स जो होते हैं, लोग होते हैं, लोगों के ना डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन होते हैं सरफेस पे। किसके सरफेस पे, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, जैसे कोई पर्सन है उसके जो रेड ब्लड सेल्स होंगे उस पर कोई एंटीजन लगा होगा। दीज एंटीजन विच आर इनहेरिटेड डिटरमाइन द इंडिविजुअल, और ये जो होता है ये इनहेरिटेड होता है, मतलब कि हमारे हमारे पूर्वजों या फिर हमारे पेरेंट्स से मिला होता है। एंड ये डिटरमाइन करता है इंडिविजुअल, जो लोग, जो पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप। ये किसने दिया था, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट अगर याद रहे तो लिख सकते हो। इन द एडिशन इंडिविजुअल मेक एंटीबॉडीज टू दिस एंटीजन। क्या करता है इंडिविजुअल, एंटीबॉडीज बनाते हैं टू दीज एंटीजन्स, बट नॉट देयर ओन टाइप ऑफ एंटीजन सिंस देयर। देखो बताऊँ, हमारा ना दिमाग बहुत चालाक है एक तरह से माना जाए तो। चालाक क्यों बोला मैंने, उस चालाक इसलिए बोला, अगर उसके पास ए एंटीजन है ना तो वह एंटीबॉडी किसकी बनाता है, बी, क्योंकि उसको पता है कितने एंटीजन है, 2 तरह के एंटीजन है। अगर उसके पास एंटीजन ए है, मान लो कि ये सेल है, सेल पे ए लगा हुआ है, ये एंटीजन है आरबीसी के। ठीक है, मान लो यहाँ से हमारा डब्ल्यूबीसी आ गया, और डब्ल्यूबीसी देखेगा कि भाई इस पे तो ए एंटीजन है, ये तो हमारा कौन है, ये तो हमारा भाई है, मतलब कि है ये तो हमारा दोस्त हुआ, तो इसको हमें नहीं मारना। लेकिन वहीं पर अब कोई बाहर, अब क्या हुआ, डब्ल्यूबीसी ने क्या बना दी, हमारी बॉडी ने क्या बना दी, हमारी बॉडी मान लो किसी और ने बोला, हमारी बॉडी ने क्या बना दी, एंटीबॉडी बना दी। ठीक है, एंटीबॉडी बना दी। अब एंटीबॉडी कौन सी बनाएगा, बी एंटीबॉडीज बनाएगा। ठीक है, कौन सी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगा, बी। अब कभी भी मान लो हमारी बॉडी के अंदर किसी और का ब्लड आ गया, अब उसका उसका ब्लड आया तो उसके ब्लड के कारण आरबीसी भी आया होगा, उसके ब्लड में आरबीसी भी होगा, और मान लो उसका जो ब्लड ग्रुप है ना वो बी है,
और हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी कौन सी बना रखी है, बी, तो वो इसको किल कर देगी, इस सेल को किल कर देगी। इसलिए हम कहते हैं कि भाई कभी भी ना किसी और का ब्लड ग्रुप हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। ए वाले को ए चढ़ाओ, बी वाले को बी चढ़ाओ, ये नहीं कि ए वाले को ए बी चढ़ा दो और बी वाले को ए चढ़ा दो। तो हमारी बॉडी जब होती है ना, जैसे हमारी बॉडी के अंदर बी एंटीबॉडी है, बी एंटीजन लगा हुआ है हमारे आरबीसी के ऊपर, ठीक है, तो हमारी बॉडी ना ए के खिलाफ एंटीबॉडी बना देगी कि ए कहीं भी दिख जाए उसको मार दो, और बी को मत मारना, सिर्फ ए को मारो। तो ए वाले को मारने के लिए एंटीबॉडी बन गई। अब कभी भी ए वाला आरबीसी हमारे बॉडी के अंदर आया कहीं से, तो वो उसको किल करने के लिए तैयार रहेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है सारी की सारी। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप एक बार रिवाइज कर इसको या पढ़ लेना। वैसे ऐसे जिसमें मैं आपको ना चार्ट से समझाता हूँ। अब चार्ट से ना यहाँ पे दो चीज़ लिखी हुई है। एक है डोनर, कि अगर ए ब्लड ग्रुप वाला किसी को खून देना चाहे तो किस किस ब्लड ग्रुप को खून दे सकता है। और एक है रेसिपिएंट, अगर उसको खून लेना है तो किस किस से खून ले सकता है। तो मैं आपको ना यहाँ पे समझाता हूँ एकदम अच्छे से कि भाई वो किससे ले सकता है, किससे नहीं ले सकता है। ये देखिएगा, सबसे पहले ना ए ब्लड ग्रुप है। ए ब्लड ग्रुप मतलब जो उसका आरबीसी है उस पे ए लगा हुआ है, राइट। अब ये जो इसकी बॉडी है, इसके ऊपर एंटीजन कौन सा, इसके जो सेल है बॉडी के उसके ऊपर एंटीजन कौन सा, ए। तो इसने एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाई होगी, बी के खिलाफ बनाई होगी कि भाई बी कहीं भी दिखे उसको मार दो, ठीक है। ये कौन सा है, ये है ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप वाले। अब मैं कह रहा हूं कि भाई इसको ना किसी को खून देना है, ठीक है। अगर इसको किसी को खून देना है तो किसको दे सकता है, या तो वो इसकी तरह सेम हो, या तो सेम वाली बात छोड़ो, ये उसी को खून दे सकता है जो इसके खिलाफ लड़ाई ना करे। अब इसके खिलाफ लड़ाई कौन नहीं करेगा, जिसके पास ए एंटीबॉडी, मेरी बात सुनना, यहाँ पे एंटीबॉडी लिखा है, एंटीजन नहीं, यहाँ पे जिसके पास ए एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर ए एंटीबॉडी किसी के पास हुई तो वो इसको मार देगा, तो ये खून उसको नहीं दे पाएगा। तो ए एंटीबॉडी इस चार्ट में किसके पास नहीं है। अब ये देखो, ए है, ए एंटीजन है, तो एंटीबॉडी कौन सी बनाई है, बी। तो मतलब कि ये ए ब्लड ग्रुप वाले को खून दे सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाला ए ब्लड ग्रुप वाले को खून दे सकता है। नाउ बी की बारी आते हैं। बी ने किसके खिलाफ एंटीबॉडी बना रखी है, ए के खिलाफ। तो ये ए वाला खून दे सकता है, बी को नहीं, बिकॉज ये उसको मार देगा। नाउ एंटीजन ए बी, अब क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप है। ए बी ब्लड ग्रुप ने किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई है, किसी के खिलाफ नहीं एंटीबॉडी बनाई हुई, मतलब कि ए वाला ए बी वाले को ब्लड दे सकता है। लेकिन ऑक्सीजन वाले के, ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास क्या है, दोनों के खिलाफ, ए के खिलाफ भी एंटीबॉडी है, बी के खिलाफ भी एंटीबॉडी है। तो वो किसी से, तो वो ए वाले से खून नहीं ले सकता। तो यहाँ पे हम यही बोल रहे हैं कि ए वाला जो है ए से खून ले सकता है, ए बी से खून ले सकता है, बिकॉज ए और ए बी ने एंटीबॉडी ए नहीं बना रखी। मतलब कि वो अगर एंटीजन ए बॉडी में जाएगा तो कोई भी एंटीबॉडी उसको नहीं मारेगी, बिकॉज उनके पास एंटीबॉडी ए नहीं है, उनके पास एंटीबॉडी बी है, और एक के पास तो है ही नहीं। तो वही यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप देख लेना। और वैसे ये पहला मैं समझा देता हूँ, दूसरा ही मैं समझा देता हूँ, लेकिन ना थर्ड फोर्थ ना खुद समझने की कोशिश करना। मैं ही बता दूंगा तो आपको दिमाग में इतना आएगा नहीं। अब है एज अ रेसिपिएंट, मान लो ए वाले को खून लेना है, तो ए वाला अगर खून लेना चाहता है तो वो किससे लेगा, या तो सेम वाले से लेगा, या तो ए वाले से लेगा, या फिर उससे लेगा जो कि इसको आके हार्म, जो कि इसके खिलाफ मरे ना। अब मान लो जब हमने ब्लड लिया, ब्लड में क्या था, आरबीसी था, ठीक है। अब ब्लड में आरबीसी तो ये आरबीसी कहाँ गया, ये गया बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर जब गया तो इसकी बॉडी इस पे अटैक नहीं करनी चाहिए, तभी तो ये काम कर पाएगा ना। तो इसके पास एंटीबॉडी कौन सी है, बी है, लेकिन इसके ऊपर कोई सा एंटीजन है, नहीं है। तो अगर इस पर कोई ये एंटीजन है ही नहीं तो इसकी एंटीबॉडी इसको बचाने कैसे, तो इसको मारेगी ही नहीं। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो ए वाला है वो ए से भी खून ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, और जो ओ वाला है वो सिर्फ ओ वालों से ही ले सकता है। बिकॉज अगर वो मान लो ए वाले से लेगा तो ए वाले, तो ओ वाले ने तो ए के खिलाफ भी एंटीबॉडी बना रखी है, बी के खिलाफ भी एंटीबॉडी बना रखी है। तो ए वाला ए से तो ए वाला ओ को ब्लड नहीं दे सकता, बी वाला भी नहीं दे सकता, बिकॉज ओ ने तो बी के खिलाफ भी एंटीबॉडी बना रखी है। तो यही एक फैक्टर है कि भाई सिर्फ ए वाला ए से ब्लड ले सकता है और ओ से ले सकता है, बी वाला बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, ए बी वाला सिर्फ ए बी वालों से ब्लड, वो सॉरी मैंने ब्लड देना बोलते हैं डोनर। अगर
ए वाला चाहे तो ए वाले को ब्लड दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है, बी चाहे तो बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, और अगर ए बी चाहे तो सिर्फ ए बी को ही दे सकता है, और ओ बी चाहे ओ किसको चाहिए, ओ जो है किसी को भी दे सकता है। हम कहते हैं ना ओ ब्लड ग्रुप वाला यूनिवर्सल डोनर होता है, तो वही चीज़ लिखा है कि यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर मीन्स वो किसी को भी ब्लड दे सकता है लेकिन किसी से भी ब्लड ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? बिकॉज अगर वो किसी से भी ब्लड लेगा तो उसकी जो एंटीबॉडी है उसके पास ए एंटीबॉडी भी है और बी भी है, तो वो दोनों या तो ए आया तो ए को मार देगी, बी आया तो बी को मार देगी, इसलिए वो किसी को भी तो वो किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता। ये एबीओ सिस्टम वही है जो ऊपर मैंने आपको बताया कि भाई ए प्लस क्या होता है, देखो ये प्लस नेगेटिव है ना, ये ना रेसिस फैक्टर होता है। रेसिस फैक्टर क्या होता है? एक पॉजिटिव फैक्टर होता है जो कि हमारा, देखो रेसिस फैक्टर था सबसे पहले हम रेसिस फैक्टर बोलते क्यों है? रेसिस फैक्टर इसलिए बोलते हैं, देखो ये रेसिस फैक्टर का फंडा क्या है, रेसिस फैक्टर हम प्लस माइनस को देख के बता रहे हैं। रेसिस जिनके पास रेसिस फैक्टर होगा उनके पास लगेगा प्लस, और जिनके पास रेसिस फैक्टर नहीं होगा उनको लगेगा नेगेटिव। ए प्लस मतलब उसके जो आरबीसी है उसके ऊपर एंटीजन कौन सा है? ए है, लेकिन उसके ऊपर रेसिस एंटीजन भी है। रेसिस एंटीजन क्या है? रेसिस फैक्टर हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये सबसे पहले ना रेसिस मंकी में पाया गया था, ठीक है, उसके ब्लड के ऊपर पाया गया था। दो जो रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन एंटीजन इंपोर्ट हेयर इन रेसिस एंटीजन और रेसिस फैक्टर, और 85% जो है ना लोग उनके पास एंटीजन है। कौन सा एंटीजन है? रेसिस एंटीजन है। ये देखो जैसे कि ये आरबीसी है किसी के उसका, तो उसके ऊपर ए ब्लड ए एंटीजन तो है ही लेकिन साथ में रेसिस एंटीजन भी है। अगर रेसिस एंटीजन है तो हम ए प्लस लिखते हैं, और अगर रेसिस एंटीजन नहीं है दैट है कि आरबीसी और सिर्फ ए है तो ए नेगेटिव लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे रेसिस फैक्टर नहीं है। और हमारी 85% जो पॉपुलेशन है उसके पास रेसिस फैक्टर है और 15% जो है उसके पास रेसिस फैक्टर नहीं है। तो जिसके पास रेसिस फैक्टर है, मान लो इसके पास रेसिस फैक्टर है, तो ये एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाएगा? बी के खिलाफ और पॉजिटिव के खिलाफ। मतलब कि यहाँ पे लिखा है ना, द आर एच नेगेटिव इंडिविजुअल कैपेबल फॉर मेकिंग एंटी रेसिस एंटीबॉडी। जो आर एच नेगेटिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? एंटी रेसिस एंटीबॉडी बनाते हैं। अब एंटी रेसिस यहाँ पे क्यों बोला? अगर मान लो ये एंटीजन है किसी का, ये आरबीसी है, इसके ऊपर बी एंटीजन है, ठीक है, बी एंटीजन है लेकिन इसके ऊपर आर नहीं है। अब मान लो मैंने इसको ब्लड दिया, ये इसको ब्लड दे दिया मैंने, इसके ऊपर बी तो है और आर भी है, तो जब इसकी बॉडी देखेगी भाई बी तो जाना पहचाना है, चलो इसको नहीं मारते, लेकिन आर क्यों आया, तो इसको तो मारना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम कब यहाँ पे लिखा है आर एच नेगेटिव जो है, आर एच नेगेटिव इंडिविजुअल जो है वो एंटी रेसिस एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटी रेसिस मतलब पॉजिटिव जो होता है ब्लड ग्रुप, जैसे कि ए पॉजिटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, उनके खिलाफ जो ए नेगेटिव या बी नेगेटिव है वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, जिसके कारण बट आर स्टिमुलेटेड टू डू ओनली ऑन द सर्टेन एग्जांपल प्रेगनेंसी और द रिजल्ट इन कंप्लीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये मोस्टली प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, और ये इसलिए होता है बिकॉज भाई अगर बॉडी के अंदर कुछ भी डिफरेंट चीज आ रही है तो उसके अगेंस्ट एक्शन शो करती है। तो यही चीज हमारे यहाँ पे रेसिस फैक्टर है। रेसिस फैक्टर और जितने भी ऊपर मैंने आपको बताया, रेसिस फैक्टर ऐसे जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि रेसिस फैक्टर पॉजिटिव क्यों लग रहा है, नेगेटिव क्यों लग रहा है, और जिनके पास रेसिस फैक्टर नहीं होता तो वो एंटीबॉडीज रेसिस एंटीबॉडीज बनाते हैं। और ऊपर वाला ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम आपको पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है बिकॉज ये पेपर में भी आ सकता है और आपको नॉर्मली पता भी होना चाहिए। तो मैंने आज आपको ब्लड ग्रुपिंग वगैरह ये सब पढ़ा दिया, और बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू।